So, okay, once again, very good morning, all of you. So, let's start our first lecture. Okay, so जैसे देखिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम. ओके, जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड देखी होगी यहाँ पे, व्हेन द रूट्स आर डीप देयर इज़ नो रीज़न टू फेयर द वाइंड. ओके, तो जो रूट्स अगर आपकी बहुत डीप में है, मीन्स बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको किसी भी कोई भी हवा से डर नहीं लग सकता है ना. नो रीज़न टू फियर द वाइंड. हवा आंधी कैसी भी आने दो. ओके, सो कोई डरने वाली बात नहीं होती है अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो. ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ जैसे एक्चुअल में 2021 में जब यूनिवर्सिटी लेवल सेमिनार कंपटीशन हुआ था उस समय ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था. सो यहाँ पे जैसे दो ही एग्ज़ाम्स के बारे में बोला है कि एक तो नेट एग्ज़ाम और दूसरा सेट एग्ज़ाम. ठीक है, लेकिन आप देखिए जैसे एक मेरा ही एग्जाम्पल है कि जो एक गेट एग्ज़ाम थी, एक्चुअल में जो अदर एग्ज़ाम्स होती है मैथमेटिक्स की, हायर मैथमेटिक्स में, तो ऑलमोस्ट 80% जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है. ओके, सो सो 80% जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है. सो इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम जो हम अब देखने वाले हैं, है ना, सो आज से हमने स्टार्ट किया. आई होप हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, उम्मीद तो यही है. ओके, सो अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर यू. ओके, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर सक्सेसफुल रहता है जो हमने स्टार्ट किया. आई होप ये रहेगा भी सक्सेसफुल. सो जैसे हम देखिए यहाँ पे नेट एग्ज़ाम के थोड़ा हम स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे ये जो एग्ज़ाम होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करती है. ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 3 आवर की एग्ज़ाम है. ओके, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है. ओके, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. आप कहीं से भी एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हो. आप पार्ट 3 से एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट 2 से कर सकते हो या पार्ट 1 से कर सकते हो. इट इज़ योर चॉइस. ओके, देखिए पार्ट 1 में जो होता है ये एक्चुअल में जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है. ओके, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है. इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 50 मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स. ओके, तो इस टाइप से जो पार्ट 1 का वेटेज है वो 30 मार्क्स है. इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की. ओके, देन जैसे इसमें आपको क्या स्टडी करना है, तो जो कुछ बुक्स होती है जिसमें आपको जनरल नॉलेज इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग. ओके, सो उन पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा. ये सिलेबस में एक्चुअल में अवेलेबल है, ये सिलेबस आप देख लीजिए इसका. देन पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है ये कम्प्लीटली मैथमेटिकल बेस्ड है. मीन्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो हमने बीएससी और एमएससी में देखा है. ओके, सो पार्ट 2 में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 25 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं. मैक्सिमम, मिनिमम आप 0 भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो 24 आपके पास चॉइसेस है जिसमें से मैक्सिमम आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, यस, यहाँ पे जो वेटेज है वो ईच क्वेश्चन को 3 मार्क्स का है. तो ऐसे ही 25 × 3 मीन्स पार्ट सेकंड जो है वो 75 मार्क्स का पेपर होता है. ओके, अब इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है 0.75 की. ओके, तो बहुत ही देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है. ठीक है, देन पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 जो होता है इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से मैक्सिमम हम 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस है आपके पास. आप देख सकते हो 60 में से हमें 20 ही अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम. और ये जो देखिए, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, ये ओनली इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं. मीन्स अगर एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस है उसमें से एक ही ऑप्शंस करेक्ट रहेगा. लेकिन पार्ट सी में मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. मीन्स अगर 4 ऑप्शंस है तो 4 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी और 1 भी.
ओके। यहाँ पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, दैट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन के ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट है तो आपको ए बी डी ही टिक करना है। ऐसे नहीं कि आपने ए बी किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर ए बी डी किया तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे एक ये अच्छा है कि इधर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो 20 मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन को 4.75 मार्क्स का वेटेज है। मीन्स देखिए आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली ये 5 मार्क्स का वेटेज होता है ईच क्वेश्चन को। तो जैसे आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 4.75 से, तो ये जो वेटेज है पार्ट 3 का वो 95 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप देखिए मैथमेटिक्स है ना, टोटल जो है 30, 75, 95, तो टोटल वेटेज जो है वो 200 मार्क्स का है। ओके, सो अब जैसे मैथमेटिक्स है पार्ट 2 और पार्ट 3, सो ये 170 मार्क्स का मैथमेटिक्स है इसमें। सो अगर आप पार्ट 1 नहीं भी करते हो सो ओनली मैथ्स के बेस पे ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कट ऑफ और टॉपिक सिलेबस क्या होता है। अब इसमें देखिए सेट एग्ज़ाम्स की स्कीम क्या होती है। सो सेट एग्ज़ाम जो है ये सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ये स्टेट एजेंसी है। ओके, देन ये जो एग्ज़ाम है ये पेपर पेन बेस्ड होती है, ये आपको ऑनलाइन नहीं है, ये पेपर पेन बेस्ड है। इसके सेंटर्स मिलते हैं अमरावती में। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स होते हैं और आपको OMR शीट मिलती है। जो पर्टिकुलर्स होते हैं, राउंड्स होते हैं, उनको फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है 2 पेपर पे बेस्ड है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पेपर फर्स्ट जो होता है ये इसमें वही जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। देन देखिए पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है यहाँ पे। कंपलसरी, ओके, कंपलसरी मीन्स यहाँ पे आप मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, देन ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स का वेटेज है। ऐसे ही पार्ट पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 1 आवर का होता है। इसके बाद आपको एक ब्रेक मिलता है 15 to 30 मिनट का। देन पेपर सेकंड आपका स्टार्ट होता है जो टोटल ही मैथ्स पे बेस्ड है। इसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 3 सेक्शंस होते हैं। तो इसमें टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं पेपर सेकंड में, जिसमें से आप मैक्सिमम 100 अटेम्प्ट कर सकते हो। जो 90 एक्चुअल में 90 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 90 क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स के होते हैं और 90 स्टैटिस्टिक्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं मैथ्स और स्टैट्स के। ओके, तो ऐसे ही हमको 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही हमको अटेम्प्ट करना होता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ऐसे 200 मार्क्स का वेटेज होता है। सो पेपर सेकेंड को 200 और पेपर फर्स्ट को 100 मार्क्स, ऐसे ही ये टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होती है 3 आवर के लिए। ओके, यस। सो जैसे आगे आप देखोगे कट ऑफ जैसे नेट का है लेकिन सेट का नहीं है, तो लेकिन मैं जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है जो सेट का कट ऑफ होता है वो OBC के लिए 150 के अराउंड होता है, 150 के अंदर ही होता है, 145, 146। ओके, एंड जनरल कैटेगरी के लिए ये मोर देन 150 होता है, 160 समथिंग। ओके, बस यानी हर साल जो है ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे कुछ वेरी करता है। तो 150 के रेंज में ही नियर अबाउट सभी कट ऑफ होता है। ठीक है, तो आपका मीन्स जो टारगेट होना चाहिए वो 150 क्रॉस का होना चाहिए, मीन्स 150 अबो होना चाहिए। मीन्स अगर 160 आप लेके आते हो तो आप सेफ हो, आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है कि 160 के लिए आपको 80 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 80 क्वेश्चंस। कितने में से? 150 में से 80 क्वेश्चंस। सो अगर आप परसेंटेज देखोगे तो ये 55%। ओके, 50 to 55% आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए। ओके, तो आप इजीली सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सेट में ये होता है कि जैसे इसमें नंबर ऑफ़ पेपर्स बहुत ज़्यादा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जैसे है क्वेश्चन मार्क्स का वो भी थोड़ा डिफरेंट है। सो
जैसे रियल को आप देखोगे, रियल एनालिसिस का जो वेटेज होता है नेट एग्ज़ाम में वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स होता है। लेकिन यही वेटेज जो है सेट एग्ज़ाम में इतना नहीं होता। इस सेट एग्ज़ाम में ये 12 to 20 मार्क्स का ही होता है सिर्फ। ओके, सो ये डिफरेंस है। और इसमें जो सेट एग्ज़ाम में है नंबर ऑफ़ पेपर्स ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा पूरा नहीं इसको देखना पड़ता है। जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उतने ही पॉइंट को हमें क्लियर करना पड़ता है सेट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन नेट के लिए आपको बहुत ही डीप में देखना पड़ेगा। ओके, देन आगे हम चलते हैं। और इसमें जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक पहले कंस्ट्रक्ट किया था ये। सो प्योर मैथमेटिक्स है ना, नेट के एग्ज़ाम को प्योर और अप्लाइड में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्योर में रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और टोपोलॉजी, ये 5 पेपर आते हैं। सो आप देख सकते हो कि वेटेज जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का है। एक्चुअल में मैंने इसको अपडेट नहीं किया है 2021 के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत वेरी करता है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम एवरेज देखते हैं डायरेक्टली, तो रियल एनालिसिस का जो एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 60 मार्क्स का है। तो आप देखिए 200 मार्क्स में से रियल ही 60 मार्क्स का होता है। ओके, 200 भी नहीं हम कह सकते, ओनली 170, क्योंकि उसमें से 30 मार्क्स तो आपके जनरल होते हैं। तो 170 में से 60 मार्क्स का रियल होता है। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पेपर है। ऐसे लीनियर अलजेब्रा 55 to 60 मार्क्स का होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 to 35 मार्क्स होता है। मॉडर्न अलजेब्रा ये 30 to 40 मार्क्स का होता है। देन टोपोलॉजी 15 to 20 मार्क्स का होता है। ओके, सो ये वेटेज है। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा पेपर है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। वैसे तो सभी पेपर अच्छे हैं, हम देखेंगे सभी। ओके, उसके बाद देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 20 मार्क्स, ये वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपने बीएससी में देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हमें ओनली प्रूफ नहीं करना पड़ता है। हम जो है क्वेश्चंस को कैसे यानी करेक्ट ऑप्शन तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो हमें इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सब कुछ सीखेंगे अभी। ओके, जैसे जो जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ओब्वियसली जो मैंने जो नोट शेयर किए उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसमें ट्रू फॉल्स, देन एमसीक्यू, देन एससीक्यू, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे ये नोट्स है। आप अगर इसी को फॉलो करोगे, इसी का एक एक पॉइंट को अगर अच्छे से रीड करोगे, सो ईजीली आप जैसे 30 मार्क्स का अगर नेट में वेटेज है, 15 मार्क्स का सेट में होता है, तो 15 में से 12 to 15 ईजीली आप ऑब्टेन कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी नोट्स है, मैंने भी इसी को फॉलो किया है। ओके, सो मैं भी यही कहूँगा आपसे कि आप इसी को फॉलो करिए। ओके, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा है कि बहुत सारी नोट्स अवेलेबल है। आप देखिए डीप्स एकेडमी की भी गूगल पे आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट सर्च करिए तो गूगल पे आपको मिल जाएगी ये डीप्स एकेडमी की भी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं की कि मैं पहले से इसको ही देख रहा था, तो सो मैंने एक ही नोट्स रखी, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है नोट्स में भी, सो उससे हम कंफ्यूज होते हैं। तो किसी एक को फॉलो करिए। ओके, सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जो क्वेश्चंस है जो नहीं आते हैं वो आप ग्रुप पे डिस्कस करिए। ठीक है ना, मैं भी ट्राई करूँगा कि कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको डेली के ग्रुप पे सेंड करूँ, ताकि वो प्रैक्टिस में रहे हम लोग। ओके, सो और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस ग्रुप पे शेयर करिए और डिस्कस करिए। ओके, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। ओके, जितना आपको आता है आप दूसरे को बताइए। ओके, नहीं आता है तो पूछिए, किसी दूसरे से पूछिए। ओके, सो ये आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्प करता है इस टाइप टेक्निक, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था। मेरा तो ये था कि जैसे एक्चुअल में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन था, तो मैं मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डिस्कस करता था। पहले मैंने एक्चुअली पहले बहुत थ्योरी पढ़ी, बाद में फिर इन क्वेश्चन को डिस्कस किया। ओके, तो यही टेक्निक होती है। आगे देखिए कि इसमें जैसे ऑर्डिनरी में जो एवरेज मार्क्स होते हैं नेट एग्ज़ाम में 20 मार्क्स, पार्शियल में 20 मार्क्स, ये सेट में एग्ज़ाम में 10-10 हाफ हो जाते हैं। ओके, एंड देन न्यूमेरिकल एनालिसिस 10 मार्क्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन 12 मार्क्स, इंटीग्रल इक्वेशन 10 to 12 मार्क्स, क्लासिकल मैकेनिक्स 8 to 10 मार्क्स, ऑपरेशन रिसर्च 3 to 5 मार्क्स। ओके, तो इस टाइप से ये वेटेज होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। ओके, यस, देन कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे नवंबर 20 का लास्ट में है ये, उसके बाद अपडेट नहीं किया हमने। सो जेआरएफ और एलएस का, तो जेआरएफ का जो कट ऑफ होता है वो 114,
तो ये अप्रॉक्सीमेटली जितने भी 2-3 साल से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिजल्ट्स, तो ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बल्कि इसमें कम भी होता है कभी, और कभी 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी हो जाते हैं। ओके, सो तो आप देखिए जेआरएफ का जो यानी सेफ टारगेट होता है वो होता है 120 मार्क्स, मीन्स 110 अगर प्लस है, आप 110 प्लस, तो आप इजीली जेआरएफ कर पाओगे, है ना। तो आप जेआरएफ के बारे में जानते भी हो कि फेलोशिप है, और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हो। जे फेलोशिप भी कम नहीं है, 40,000 है, अभी बढ़ गई है तो 40,000 है। 40,000 इज बहुत अच्छा अमाउंट है। ओके, सो इस टाइप से ये जेआरएफ का कट ऑफ है। तो आपको 110 मीन्स 110 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए जेआरएफ के लिए, ऐसा मुझे लगता है। देन ऐसे ही आप देखिए एलएस का भी कट ऑफ है, तो 100 प्लस अगर आपके मार्क्स है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर 100 प्लस में आप सेफ रहते हैं लेक्चरशिप के लिए। ओके, वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए ये जैसे बेस्ड बुक्स भी है कुछ, जैसे इतनी बुक्स तो नहीं लिख रखनी पड़ती है, जैसे क्या करना, तो जो नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ बस वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, जैसे कि कुछ ऐसा होता है ना जिसमें हमें नोट्स का जो पॉइंट है वो सपोज़ अगर नहीं समझ रहा है तो हम वहाँ जाके उसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स होती है स्टैंडर्ड बुक्स, वो उन्हीं के रिजल्ट्स जो है वो जैसे कोई कोई क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता है तो वो बुक के रेफरेंस से ही, नोट्स के रेफरेंस से नहीं, बुक्स के रेफरेंस से ही वो करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं। ओके, सो तो बुक्स आपके पास होना चाहिए, जैसे सभी बुक्स नहीं, जैसे एटलीस्ट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। जैसे आप देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हम देखें तो इसमें एस पुन्नस्वामी की बुक्स अगर है आपके पास, या फिर आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। और बेसिक्स और चाहिए आपको तो डेनिस जिल की बुक होती आपकी है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, अभी अभी आ रही, हाँ, अभी आ रही सर। ओके, सो देखिए पहले आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी क्या? एक्चुअली मेरा माइक बंद था नहीं। मुझे। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, तो आपने हाँ बोलना, सर। आप वही मैं बोल रहा हूँ कि कैसे होगा ना, इसमें कभी ऐसे ही होता है। सो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना, है ना, कभी आवाज़ नहीं आएगी, कभी ब्लर दिख रहा होगा, सो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। सो हाँ सर। ठीक है, सो देखिए, ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अभी हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। देन जो इम्पोर्टेंट बुक्स है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जैसे एस पुन्नस्वामी की बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर बेसिक देखना है तो डेनिस जिल की बुक जो आपको गूगल पे भी अवेलेबल है। देन ऐसे ही और भी डिफरेंट जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी बुक्स की यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे तो ऑब्वियसली अभी हमें नहीं देखने हैं ये क्वेश्चंस, हम आगे जैसे पहले अभी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। सभी को दिख रहा है ना, क्लियर, आवाज़ भी क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो देखिए ये बुक है। ओके, जैसे बेसिक कंसेप्ट हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सभी को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहाँ से स्टार्ट हुए। देन जनरल फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? सो एक्स प्लस आई वाई, ओके, एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है इन जनरल स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये एक्स और वाई कैसे है, रियल नंबर है, ओके। जैसे 1+2i -2+3i, ठीक है। ये आई जो है इसको इमेजिनरी यूनिट या फिर आयोटा कहते हैं, और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, ठीक है। देन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें पता है कि जैसे z अगर x प्लस आई वाई इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जैसे i के आगे जो साइन होती है, ठीक है, आई के आगे अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर लेते हैं, और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेते हैं। ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, ठीक है।
आप ये देखिए यहाँ पे, जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सो ओके, देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन, देन इस पे जो है इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और इस पे रियल नंबर रहेंगे। सो सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, ठीक है। तो इस नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, जस्ट आप देखोगे, जैसे अगर ये z है तो z बार ये यहाँ होगा, मीन्स उसी के नीचे वाले क्वाड्रेंट में होगा। सो दिस इज z बार x माइनस आई वाई। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस से और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मिरर इमेज होता है, और मिरर किसको कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस को, ठीक है। सो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट आपको सेकंड में मिलेगा, और सेकंड में है तो थर्ड में मिलेगा, और थर्ड में है तो सेकंड में कॉन्जुगेट होगा, और फोर्थ में है तो फर्स्ट में आपको उसका कॉन्जुगेट मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से कॉन्जुगेट होता है, और भी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे यहाँ पे अब ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद होता है मॉडुलस, ठीक है। सो आप देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। सो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसी को मॉडुलस कहते हैं। सो दिस इज अ मॉड सेट। जैसे अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड z मीन्स मॉड एक्स प्लस आई वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सम अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i एंड फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और मुझे इस नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 4 + 9 विच इज √13, ओके। मीन्स ये नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, √13 इतना दूर है, ओके। सो इट इज़ अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद जैसे मॉडुलस के बाद जैसे हमें देखना है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उससे पहले जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे देखिए हमने ये जो लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। देन एक होता है पोलर फॉर्म। सो जैसे यहाँ पे देखना, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। अगर मैं एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस y होता है, ओके। और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस होगा x डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इस नंबर को ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। सो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। अगर मैं इसको r से डिनोट कर रहा हूँ, मीन्स r इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ z। तो देखिए ये जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ओके। ये सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो ये जो एंगल बना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इस एंगल को कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, या फिर इसी को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ओके। एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, ओके। सो देखिए अगर हम यहाँ पे साइन थीटा फाइंड आउट करें और कॉस थीटा फाइंड आउट करें, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये y/r बनेगा। ऐसे कॉस थीटा x/r होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें, सो यहाँ से हमें tan थीटा मिलना है, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स y/x, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है ना कि अगर हम इस सेगमेंट को, है ना, अगर 2π रोटेट करें तो अगेन ये यहीं पे आ जाएगा, मीन्स, लेकिन जैसे आपने रोटेट किया 2π से तो एंगल चेंज हुआ, पहले एंगल थीटा था, अब एंगल होगा थीटा + 2π।
और आपने 2 पाई रोटेट किया, सो ये थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। सो देखिए एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जैसे आपने जब फर्स्ट टाइम इसको 2 पाई से रोटेट किया था, पॉइंट वही है, ओके। सो अब जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा प्लस 2 पाई बन जाएगा। फिर एक बार और 2 पाई ऐड किया तो आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस 2 पाई बनेगा। तो जैसे आप रोटेट करते रहोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट मिल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये एंगल 45 है, फिर आपने 2 पाई और रोटेट किया तो 2 पाई प्लस 45, ऐसे ही 2 पाई प्लस 45, ऐसे ही 2 पाई प्लस, है ना। सो आपको जैसे पहले 45 था, देन 45 डिग्री प्लस 2 पाई, देन अगेन 2 पाई प्लस 2 पाई। तो ये ऐसे जैसे जैसे 2 पाई ऐड करते रहोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो क्या किया गया देखिए कि हमारा इंटरेस्ट इनफाइनाइट आर्गुमेंट में बिल्कुल नहीं होता, ओके। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। कौन सा कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए अगर थीटा लेस और इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई है, अगर थीटा इस रेंज में है, मीन्स देखिए इसको अगर हम डिग्री में लिखें तो -180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 180 डिग्री से लेस और इक्वल होना चाहिए। अगर थीटा इस रेंज में है तो इस थीटा को कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैपिटल ARG से डिनोट करते हैं। जो जनरल आर्गुमेंट होता है उसको स्मॉल ARG से डिनोट करते हैं, ओके। अगर ऐसे लिखा है दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। एंड अगर ऐसे लिखा हुआ है सो इसका मीनिंग होता है जनरल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ओके। जैसे देखिए इसकी एक ट्रिक होती है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सेट एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके। तो आप, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि आपको अभी क्या करना है, जैसे यूनी पुणे है ना, यूनी पुणे ये साइट होती है, यूनी पुणे सेट एग्ज़ाम करके आप सर्च करिए गूगल पे। सो आपको वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा, डेट जो है वो कब एग्ज़ाम होगी वो भी पता चल जाएगा। देन वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं सभी ईयर के। तो आप क्या करिए, सभी ईयर के नहीं करिए, अभी जस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के कर लीजिए, ओके, 10 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स, और उसको ग्रुप पे सेंड करिए, ठीक है। ऐसे ही आपको CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, उसको भी ग्रुप पे शेयर करिए। ऐसे ही गेट एग्ज़ाम के, ऐसे ही टीफर के, और ऐसे ही NBHM के, ओके। देखिए ये जो है, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टडी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम यूज़फुल है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होती है MPSC के थ्रू, ओके। सो जैसे जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, देन जैसे गवर्नमेंट VMV है, इस टाइप के जो साइंस कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो MPSC थ्रू ही फिलअप करते हैं, ओके। तो उसके लिए जैसे जूनियर कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे VMV में भी 11-12, तो वहाँ पे भी तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका जूनियर कॉलेज के लिए BSc MSc और B.Ed होना चाहिए। लेकिन जैसे आपको सीनियर कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, जैसे पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर VMV सीनियर कॉलेज हो, तो वहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट आप सेट भी तो पास होना चाहिए, तभी आप वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन उसकी एक एग्ज़ाम होती है, उसका एक सिलेबस होता है, उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसकी एक एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू, फिर फाइनल, है ना। ग्रुप एक ही पोस्ट होती है, आप समझ सकते हो, MPSC के थ्रू उधर पैसे नहीं भरने पड़ते, 40 लाख 50 लाख, है ना। सो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको सेट एग्ज़ाम भी तो क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज़ आप फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर PhD, है ना, तो PhD नेट सेट इसमें से कोई एक चाहिए। सो ये सब कुछ सेम सिलेबस होता है, ओके, ऑलमोस्ट सेम होता है, कंसेप्ट सेम है, ओके। सो ये वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल होगा। सो अब देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसकी ट्रिक होती है प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे, जैसे थीटा हमने अभी फाइंड आउट किया था, थीटा tan इनवर्स y/x। तो थीटा में देखिए क्या कर रहा हूँ, थीटा को हमने लिया tan इनवर्स मॉड y/x। अब थीटा ये ले लीजिए, tan इनवर्स मॉड y/x लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा से फाइंड आउट होगा, ओके। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा से फाइंड आउट होगा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा से फाइंड आउट होगा, और अगर फोर्थ में है तो माइनस थीटा से फाइंड आउट होगा, ठीक है।
इस टाइप से है। देखिए ये ट्रिक है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, फोर्थ के लिए माइनस थीटा। ओके, और थीटा यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, थीटा ये होता है, थीटा होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ओके, जैसे आप देखिए ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात हो रही है। ओके, सो आप देखिए जैसे मैं कोई नंबर लेके आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने ये नंबर लिया -1 प्लस आई। ओके, और इस नंबर का मुझे आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन किया, आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल मेजर करते हैं। ओके, तो ये रहेगा आर्गुमेंट। तो अब ये एंगल कितना है ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे थीटा। ओके, थीटा होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ठीक है, सो tan इनवर्स मॉड व्हाट इज y, y यहाँ पे देख सकते हो 1 है, और x कितना है -1 है, तो 1 अपॉन -1 ये -1 होगा, और जब इसका आप मॉड फाइंड आउट करोगे तो वो 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 होता है π/4। क्या होता है tan इनवर्स 1 π/4, तो थीटा कितना आ गया, π/4 आ गया। लेकिन अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं देख सकते हो, अभी सेकंड क्वाड्रेंट का एलिमेंट है, तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं पाई माइनस थीटा से। तो यहाँ आएगा पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/4। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, जो कि 3 π/4 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से 3 π/4 जो है 135 डिग्री है ये। ओके, सो ये इस नंबर का आर्ग्यूमेंट है। ऐसे ही आप किसी भी, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है ये, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर नंबर गिवन होगा, ओके, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक्चुअल में प्रिंसिपल आर्गुमेंट में चले गए। मुझे आपको ये पोलर फॉर्म बताना था और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना था। ये जो होता है ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ओके आप इजीली देख सकते हो कि आप x की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो यहाँ से। सो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r cos थीटा आएगा। सेम यहाँ से y वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ओके, ठीक है। अब देखिए है ना सर, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, अभी मैं आज कर ले रहा हूँ ऐड। ठीक है, बाद में जैसे एक टाइम रहेगा उसके बाद मैं ऐड नहीं करूँगा किसी को भी, उस समय के अंदर ही ऐड करना, क्योंकि ऐसे लेक्चर भी डिस्टर्ब होता है इससे। ठीक है, ओके। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है ना, फाइंड आउट कर लिया है। अब ये x और y की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखना z इज इक्वल टू एक्स प्लेस पे आर कॉस थीटा पुट किया, प्लस आई वाई प्लेस पे आर साइन थीटा हमने पुट किया। ठीक है, सो अगर हम r को कॉमन ले, सो ये r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है इसको कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो r है, ये r क्या है, ये z का मॉडुलस है, और ये थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड r इज अ मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यस। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो देखिए कि ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अभी सर कैसे आया तो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बताना ही बेटर रहेगा। अब देखिए मैं ट्रिक देता हूँ, आप खुद ट्राई करना। ये ई रेस्ट टू द पावर एक्स का एक्सपांशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। ऐसे ही साइन सीरीज होती है। ओके, ऐसे ही कॉस सीरीज होती है। इन सीरीज़ को देखिए, जैसे यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर एक्स में एक्स के प्लेस पे आप आई थीटा रिप्लेस करना, फिर उसमें जैसे यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना, आप देखोगे कि जो रियल पार्ट होगा वो कॉस थीटा होगा और इमेजिनरी पार्ट वो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की भी एक सीरीज होती है, तो सीरीज से आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कि कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा को ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं। सो अब देखना इधर z इज इक्वल टू ये क्या होगा, आर ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, इसके प्लेस पे ई रेस्ट टू पावर आई थीटा को पुट कर लिया, तो z इज इक्वल टू आर ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा। ये जो आया है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यस। देखिए यहाँ पे ये आर जो है ये
मॉडुलस है और थीटा आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता है कि हमें अगर जनरल आर्गूमेंट देखना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमने देख लिया, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखा, ओके। अगर हमें जनरल आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, देखिए जनरल आर्गूमेंट को ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ए से डिनोट कर, स्मॉल ए से लिखते हैं जनरल आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये होता है क्या है, आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करिए, उसमें आप क्या करिए 2n पाई को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे n क्या है, ये n इंटीजर होगा, तो आपको जनरल आर्गूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई, ठीक है, ऐसे। तो था ये था आर्गूमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट। इसके बाद देखिए डी मॉरिस थ्योरम क्या होता है, ओके। सो डी मॉरिस थ्योरम, आई होप उसका आइडिया आपको होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट पावर n इज इक्वल टू, जैसे ये अगर ऐसे रहा और पावर में n रहा तो ये जो पावर होती है ये एंगल के पास आ जाती है, यही होता है डी मॉरिस थ्योरम, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ओके, दिस इज अ डी मॉरिस थ्योरम। अब देखिए कि यहाँ पे ये n क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ये होता है n होता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, ये उसके लिए ट्रू है, ठीक है, यस। सो आपकी नोट्स में जैसे वहाँ पे n पे कोई n को ओनली इंटीजर कहा है, तो n जो है ये रियल नंबर भी हो सकता है, तब भी ये ट्रू है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब जैसे इसके आगे एक होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो हमने वो देखा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट की। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नोट्स ही ओपन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी नंबर अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आप फाइंड आउट करोगे तो आपको वही नंबर मिल जाता है ना। तो z बार देन बार ये किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। उसके बाद जैसे किसी भी सेकंड प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट आप ऐड करोगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर आप z में से z कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। आप इजीली इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ओके, बहुत ही ईजी है ये। आप z को x प्लस आई वाई लेके देखिए, तो z बार x माइनस आई वाई हो जाएगा, देन ऐड करिए तो आप देखोगे प्लस आई वाई और माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, आपको 2x मिल जाएगा, x यहाँ पे रियल पार्ट है, ओके। देन इसके आगे अगेन कुछ जैसे z प्योरली रियल कब होता है, तो z प्योरली रियल कब होगा, z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z बार, ओके। देखिए यहाँ पे हमने ये देखा पहले कि किसी भी नंबर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही नंबर आता है। देन सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि z प्लस z बार जो होता है ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। कैसे होता है अभी मैं जैसे, ये इजी है, आप खुद ट्राई करिए इसको, ओके, अदरवाइज हम बता भी सकते हैं आपको, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ये बहुत जगह यूज़ भी हो जाता है ना, कि z प्लस z बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। ऐसे ही z माइनस z बार ये 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है, ओके। देन फोर्थ है कि z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z बार, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उससे कॉन्जुगेट के इक्वल है तो नंबर रियल होगा, और अगर नंबर रियल है तो फिर ये उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर के बारे से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है। देन z इज प्योरली इमेजिनरी, फिफ्थ है z इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ z बार, ठीक है। z इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ z बार अगर है तो z प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z जो होगा निगेटिव z बार के इक्वल होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ओके, ये हमको पता होना चाहिए। देन 6 नंबर पे आप देख सकते हो किसी भी नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो किसके इक्वल होता है, मॉड z स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आप इजीली इसको जैसे z को अगर x प्लस आई वाई और z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई हो जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, आप देख सकते हो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे आ रहा है, तो आप ये x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अभी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड z होता है ब्रैकेट स्क्वायर, ओके।
तो ये हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, इसको ईजी है मीन्स, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जेड जेड बार ये मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और भी, जैसे एडिशन पे मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, या फिर आप देख सकते हो इधर सीधे नोट्स में। ठीक है, जैसे एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कॉन्जुगेट को हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ है। ओके, देन 5th नंबर प्रॉपर्टी देखिए, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज लेसर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ओके, एक्चुअल में इसको क्यों ऐसे कहते हैं आप, मैं इसको बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे वाई इज सेड टू बी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेसर इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो जैसे आप कोई भी ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, एक साइड को हम कह रहे हैं कि ये मॉड Z1 है और ये मॉड Z2 है और ये मॉड Z1 प्लस Z2 है। ठीक है, ऐसे ये मॉड Z1 है, दिस इज मॉड Z2 और ये मॉड Z1 प्लस Z2। तो ये होता है कि ट्रायंगल की कोई भी साइड अदर 2 साइड्स के सम से लेस ही होती है। जैसे ये साइड जो होगी वो इन दोनों साइड्स के सम से लेस होंगी, तो ये वही लिखा है कि कोई भी साइड जो होती है अदर 2 साइड्स के सम से लेस होती है, तो इसीलिए इसका नाम जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ओके, यस। देन यहाँ पे अगर आप माइनस साइन भी कर दोगे तब भी ये ट्रू है। कैसे ट्रू है तो आप खुद ही देख सकते हो, क्योंकि हम इसको, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है मॉड Z1 माइनस Z2, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ओके, फिर ये लेसर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड माइनस Z2 विच इज लेसर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, क्योंकि निगेटिव साइन मॉडुलस एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, इस टाइप से। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉड Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। मीन्स अगर राइट साइड में नेगेटिव साइन है तो इनइक्वालिटी ऐसी होगी, और राइट साइड में पॉजिटिव साइन है तो इनइक्वालिटी ऐसे होगी। ठीक है, सेम यहाँ अगर माइनस साइन होती तब भी ये ट्रू है। मॉड Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ओके, आप यहाँ पे ऐसे मॉड भी पुट कर सकते हो, ठीक है, तब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये एक्चुअल में मॉडुलस की प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। सो मॉड को आप एडिशन पे, मॉड को जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5th में और 6th में कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन पे मॉड को एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनइक्वालिटी आ जाती है, इक्वल साइन के प्लेस पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे हम मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब इसके बाद देखिए, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 9 से कुछ रिजल्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है, सपोज किसी क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको कैसे डील करोगे ये इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, हम क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर लेके ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे और हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार ये निगेटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के इक्वल होता है, तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिसका हमें आर्ग्यूमेंट पता है। ओके, और उसके साथ डील करके ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, बचा हुआ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होता है। इसमें रिजल्ट आपको याद रखने नहीं है। ओके, अब इसमें जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे में पैरेललोग्राम लॉ, आप देखिए इसमें क्या है, 14 नंबर रिजल्ट के मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये एक्चुअल में लीनियर अलजेब्रा में भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आर्ग्यूमेंट का जो नेचर होता है जनरल आर्ग्यूमेंट का, वो लॉगरिथम की तरह होता है ना। आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता होंगी, एक बार मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक प्रोडक्ट रूल होता है ऐसे, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे ही लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको क्वोशंट रूल कहते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ऐसा ही नेचर आर्ग्यूमेंट का भी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी में। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर आप 15 देखिए और उसके आगे जो लिखी हुई प्रॉपर्टी वो देखिए, तो आपको लगेगा कि जनरल आर्ग्यूमेंट का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है जैसे लॉगरिथमिक नेचर, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के साथ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो
क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 16 में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल नहीं होता इन जनरल। ठीक है, कुछ कंडीशन होती है, जैसे कंडीशन 17 में आपको गिवन है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट पॉजिटिव है तब आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल बन जाता है। ये कंडीशन है। ओके, तो ये कंडीशन आप माइंड में रखिए। ओके, अदरवाइज नहीं रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऑप्शन है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये इन जनरल नहीं होता, ये 16 में देखा और कब होता है ये हमने 17 में देखा। कंडीशन कौन सी है? ओके, नहीं होने का कोई एग्जांपल आप दे सकते हो क्या सर? तो जैसे आप क्या करिए, ऐसे करिए, देखिए यहाँ पे ठीक है, जैसे मैं आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब Z1 को -1 लीजिए, Z2 को -2। अच्छा, उससे पहले एक और बात देखिए सर कि ये होता है कि अगर ये कोई नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसके लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो इसके लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है 0, क्योंकि हम एंगल मेजर करते हैं इस एक्सिस से। अगर नंबर यहीं पे है तो एंगल तो 0 ही रहेगा। ओके, अगर नंबर ये यहाँ पे है सर, ओके ये यहाँ पे है, अब वो ओरिजिन और वाई एक्सिस पे है, सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा π/2, क्योंकि एंगल ये π/2 बन जाएगा। और ऐसे ही अगर इधर है, यहाँ पे है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो आर्ग्यूमेंट होगा पाई। ठीक है, देन सर अगर यहाँ है तो यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ के लिए एंगल ऐसे मेजर करते हैं क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, जब क्लॉकवाइज सेंस में एंगल मेजर होता है तो एंगल को निगेटिव लेना पड़ता है। सो ये एंगल बन रहा है 90, लेकिन हम निगेटिव लेंगे इसलिए -π/2। तो यहाँ पे जैसे -i है या फिर -2i है, तो इनके जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो -π/2 बनेगा। ठीक है, क्यों -π/2? तो मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि हमें ऐसे मेजर, सर ऐसे क्यों नहीं मेजर कर सकते? तो ऑब्वियसली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन अगर आप ऐसे मेजर करोगे तो ये एंगल 180 से ग्रेटर हो जाएगा, और हमें ये पता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या? ओके, सो ऐसे मेजर कर। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी निगेटिव रियल नंबर होगा तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 होगा। और इधर अगर है पॉजिटिव एक्सिस, मैं कह देता हूँ इसको, ओके वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो आर्ग्यूमेंट होगा प्रिंसिपल वो π/2 होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए -π/2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे Z1 Z2 हमने लिया। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना होगा? क्योंकि -1 है इसलिए पाई हो जाएगा, और ऐसे ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 वो भी पाई होगा, क्योंकि Z2 ये भी निगेटिव नंबर है। ठीक है, अब हम Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करते हैं, जो कि 2 होगा, और Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखिए क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है? ये देख, तो इसका आर्ग्यूमेंट 0 है और यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट पाई प्लस पाई है, तो ये 0 और ये 2 पाई, क्या ये इक्वल होगा? नहीं हो सकता, 0 2 पाई के इक्वल नहीं होता है। ओके, तो ये रहा एग्जाम्पल कि जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। समझा है क्या आपको? हेलो, यस सर। सो तो नहीं गए ना आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। जागते रहो, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं भैया। ठीक है सर, तो ये था प्रिंसिपल आर्गूमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट। ओके, और किस कंडीशन में ये इक्वलिटी होल्ड करती है हमने देखा कि अगर दोनों नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव है तब ये होल्ड कर जाता है। ओके, देन ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आप देखोगे जैसे नोट्स में और मैंने जो अभी आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक बताई, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है सर। ओके, तो आपको जो बेटर लगता है वो याद रखिए। जैसे ये अच्छा लगता है तो इसको रखिए, नहीं तो अदरवाइज देखिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो मैंने कहा वो मुझे लगता है कि वो बेटर है। मैंने कहा थीटा पाई माइनस थीटा
पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा। थीटा क्या है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स है, मॉड को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और एक और मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि क्योंकि कभी कभी ऐसे होगा कि टेन इनवर्स के आगे निगेटिव साइन आ जाएगी जब आप ये फाइंड आउट करोगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट या आर्गूमेंट। सो ये होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू निगेटिव टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू निगेटिव टेन इनवर्स ऑफ एक्स, मीन निगेटिव साइन टेन इनवर्स से बाहर हम कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ होगा जब आप थीटा फाइंड आउट करोगे, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करोगे तब, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद जैसे आप देखोगे आपके पास जब नोट्स है उसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गई है ना। तो अब मैं तो मुझे पता है कि मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ये आप ही को सॉल्व करनी है। और जो प्रॉब्लम आते हैं वो मुझसे पूछो या ग्रुप पे पूछो, ओके। मैं भी आंसर करूँगा, ग्रुप पे पूछो, ओके। एंड आप इसको सॉल्व करो, आंसर पीछे ही गिवन है उसी के, तो उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देन अब इसके बाद देखिए सेकंड 1.2 इसका इस नोट्स का स्टार्ट हम कर रहे हैं, रीजन्स एंड डोमेन्स, ठीक है। सो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें देखना है सर्कल क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। सो एक सर्कल की जो इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में वैसे होती है मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये जेड नॉट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ में ये इस सर्कल का सेंटर भी होगा, ठीक है। ये आर क्या है, ये आर रियल नंबर होगा, ओब्वियसली रियल ही रहेगा क्योंकि देखिए मॉडुलस जो होता है वो रियल नंबर ही होता है ना। एक बार और मैं आपको बता दूं कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सर हम उनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, ओके। दुनिया वाले करने नहीं देते सर हमें, क्योंकि एक्चुअल में ये जो फील्ड होती है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड, ओके। सो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम नंबर्स का, मीन्स 1 प्लस आई और 1 माइनस आई में कौन ग्रेटर है कौन लेस है, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, ओके। कंपैरिजन ओनली रियल नंबर्स का होता है, ठीक है। एंड ठीक है, और ये देखिए कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस क्या देता है हमें, डिस्टेंस देता है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस उस नंबर का, ओके। सो डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नॉन निगेटिव रहेगा, जीरो या फिर पॉजिटिव, ओके। सो डिस्टेंस तो रियल नंबर ही रहता है, दैट मीन्स मॉडुलस हमेशा रियल नंबर रहता है, ओके। तो मॉडुलस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ऐसे, ठीक है। सो अब ये देखिए ये सर्कल की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये सेंटर होगा और ये रेडियस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ z-2 मॉड ऑफ z-2 इज इक्वल टू 3। सो देखिए सेंटर कहाँ पे होगा, 2 पे होगा और रेडियस 3 है। सो ऑब्वियसली ये 1 0 यहाँ -1, ऐसे ही इस साइड में 3 4 5। तो सर्कल इसका सेंटर 2 पे है, रेडियस 3 है, मीन्स 1 2 3 यहाँ से सर्कल पास होगा, ऐसे ही 1 2 3 सर्कल यहाँ से पास होगा। तो ऐसे भी कुछ सर्कल रहेगा, ठीक है, इस टाइप से सर्कल रहेगा, ओके। सो ये सर्कल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। नाउ नेक्स्ट देखिए ओपन डिस्क। ओपन डिस्क की इक्वेशन क्या रहेगी, तो सिंपल इक्वेशन है मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखने हैं जिनका डिस्टेंस जेड नॉट से आर से लेस है। जैसे आप देखिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ मॉड z-1 इज लेस देन 2, ओके। सो आपको क्या करना है, पहले सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना है जिसका सेंटर 1 है, रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 और सेंटर 1, तो ये 1 2 3 0, सेंटर ये है और रेडियस 2 है, तो सर्कल यहाँ से पास होगा और ऐसे एक डॉट इमेजिनरी सर्कल डॉट वाला सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो अब वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका 1 से डिस्टेंस 2 से लेस है, तो देखिए 2 डिस्टेंस कहाँ पे है, बाउंड्री पे 2 डिस्टेंस होगा और 2 से लेस डिस्टेंस कहाँ होगा, इस बाउंड्री के अंदर होगा। तो ये देखिए ये रही आपकी ओपन डिस्क, ठीक है। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ओपन डिस्क बनाइए उसको ऐसे आपके नोट्स में, ठीक है। आप आगे एक्सरसाइज में भी देख सकते हो, है वैसे क्वेश्चन गिवन, उसी को सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है क्लोज्ड डिस्क। तो क्लोज्ड डिस्क और ओपन डिस्क में क्या डिफरेंस है, देखिए सिर्फ यहाँ पे हमने बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन क्लोज डिस्क में हम क्या करते हैं, बाउंड्री को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे पहले ओपन के लिए लेस देन साइन था, क्लोज के लिए लेस और इक्वल है। तो क्लोज के लिए जैसे इक्वल आया साइन तो यह बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये जो डिस्क है इसको कहेंगे हम क्लोज्ड डिस्क, ओके। आई होप आपको समझा होगा ये। देन इसके बाद जैसे पंक्चर डिस्क क्या होती है, पंक्चर डिस्क में हम क्या करते हैं कि ये जो सेंटर होता है उस डिस्क का,
उस डिस्क के सेंटर को हम निकाल लेते हैं ओपन डिस्क से या फिर क्लोज डिस्क से। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ऐसे लेस देन आर ओपन डिस्क है, इसका सेंटर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर लीजिए। तो आप z की वैल्यू z0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर z की वैल्यू z0 लिया तो राइट में 0 आ जाएगा, लेफ्ट में 0 है, 0 लेस देन 0 समथिंग ये ना एब्सर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप सभी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो जिनका डिस्टेंस z0 से r से लेस है, लेकिन आप z0 को नहीं ले सकते। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज z0, ओके, दिस इज z0 और ये r डिस्टेंस। तो सभी पॉइंट्स ऐसे, सिर्फ z0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसको कहते हैं पंक्चर्ड डिस्क। ठीक है, पंक्चर्ड डिस्क में बाउंड्री पॉइंट भी हो सकते हैं। उसके बाद होता है एनुलस। तो एनुलस में जैसे ये एक्चुअल में रिंग शेप्ड रीजन होता है। जैसे आप देखिए z माइनस z0 इज लेस देन r2 ग्रेटर देन r1। सो इसका मीनिंग होगा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज डिस्टेंस फ्रॉम z0 इज ग्रेटर देन r1 लेस देन r2। तो आप देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में सपोज ये z0 यहाँ है और r1 डिस्टेंस ये है और r2 डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी पॉइंट्स देखने हैं जिनका डिस्टेंस r1 से ग्रेटर होना चाहिए और r2 से लेस होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है। r1 से ग्रेटर, जैसे ये पॉइंट अगर लोगे आप तो इसका z0 से जो डिस्टेंस है वो r1 से ग्रेटर होगा और r2 से लेस होगा। तो आप इसको शेड कर लीजिए। तो ये जो रिंग शेप्ड रीजन आया है इसी को एनुलस कहते हैं ना। तो मे बी आपको ऐसा थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअल में देखा हुआ है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, है ना। हम आगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है एनुलस। ठीक है, इसके बाद जैसे देखना है हमें नेबरहुड क्या होता है। एनबीडी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो नेबरहुड देखिए, सेट एस, जैसे कोई सेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जैसे मैं एक सेट बना लेता हूँ, ये ओपन सेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ओपन सेट क्या होता है ये हमें अब बाद में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज सेट एस और एक पॉइंट हम लेंगे z0। ठीक है, वी से दिस एस सेट इज अ नेबरहुड ऑफ z0। ये एस सेट z0 का नेबरहुड है इफ देयर एग्जिस्ट ओपन डिस्क विद सेंटर z0 एंड विच इज कंटेन्ड इन एस। देखिए एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका सेंटर z0 हो और ये ओपन डिस्क इस एस में कंटेंट हो जाए। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि अगर z0 है, ये एस सेट है, तो हम कहेंगे कि एस इज अ नेबरहुड ऑफ z0 इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क विद सेंटर z0 एंड विच इज कंटेन्ड इन एस। तो यहाँ पे देखिए z0 को सेंटर कंसिडर किया और एक ओपन डिस्क मुझे मिल गई जो इसी सेट में कंटेंड है। ओके, इसलिए एस को हम z0 का नेबरहुड कह सकते हैं। और अगर पॉइंट की साइड से अगर कहोगे तो z0 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। ओके, ये होता है। उसके बाद डिलीटेड नेबरहुड होता है। डिलीटेड में यही पॉइंट हम निकाल लेते हैं, z0 को निकाल लोगे तो फिर ये z0 का एस जो होगा z0 का डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये था। उसके बाद देखिए ओपन सेट। तो ओपन सेट की डेफिनेशन आई होप आपको पता होगी। अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट और इच पॉइंट ऑफ दिस सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। अगर उस सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो हम उसको उस सेट को ओपन सेट कहते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी अभी हमने देखी। जैसे अगर z0 को s का इंटीरियर पॉइंट कहना है तो कब कहेंगे, एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका सेंटर z0 हो और ये ओपन डिस्क इस सेट में कंटेंट हो, तब हम z0 को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे s का। ओके, और अगर इस सेट के सभी पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो उस सेट को ओपन सेट कहते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हो ये सेट ओपन सेट है। एक्सरसाइज में और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन सिंपल है। ऐसे सेट को हम कनेक्टेड कहेंगे जिस सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट को हम एक कंटिन्यूअस कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं और एक कंटिन्यूअस कर्व उसी सेट में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई ये सेट है, ठीक है, इस टाइप से, क्या ये कनेक्टेड सेट है? तो यस, जैसे कोई भी दो पॉइंट आप लोगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं और ये कंटिन्यूअस कर्व इसी सेट में होना चाहिए। ऐसे सेट को हम कनेक्टेड सेट कहते हैं। अब जो कनेक्टेड सेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपली कनेक्टेड और एक मल्टीपली कनेक्टेड। तो सिंपली कनेक्टेड ऐसे सेट को कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला इस टाइप के थ्योरम्स में बहुत यूज़फुल है।
अब जैसे यहाँ पे देखना, मैं एक ठीक है इस टाइप से कोई सेट है, ठीक है, क्या ये सिंपली कनेक्टेड है? सिंपली कनेक्टेड। तो सिंपली कनेक्टेड की डेफिनेशन ये है कि कोई भी कर्व आप लीजिए, एनी कर्व, इस सेट का कोई भी क्लोज्ड कर्व, ओके, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे श्रंक कर सकते हैं। श्रंक मीन्स ऐसे एक पॉइंट पे लेके आ सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग दिस सेट, इस सेट को छोड़े बिना, है ना। आप एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पूरे कर्व को मर्ज कर सकते हैं ना, ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पे लेके आ सकते हैं। लेकिन मल्टीपली कनेक्टेड में क्या होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा सेट में ले रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे सपोज ये इस सेट के पॉइंट्स सेट में नहीं है ये, ओके, ऐसे इनको छोड़ के जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस टाइप से, ओके। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये सेट में नहीं है, बाकी जो शेड किया हमने उसी सेट के पॉइंट्स है। तो जैसे मैं अगर कोई कर्व लेता हूँ, ऐसे ऐसे कर्व लिया हमने, एक ये कर्व, ठीक है, तो क्या ये कर्व को हम एक पॉइंट पे श्रंक कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग दिस सेट? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये इसको ऐसा करने नहीं देंगे। तो जहाँ पे ऐसे होल होते हैं जिस सेट में, उसको सिंपली कनेक्टेड नहीं कहते, ये होता है मल्टीप्लाई कनेक्टेड, मल्टीपल कनेक्टेड और मल्टीप्लाई कनेक्टेड, ठीक है। सो ये था सिंपली कनेक्टेड सेट और मल्टीपली कनेक्टेड सेट। इसके बाद जैसे हमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, जैसे डोमेन, रीजन। सो मैं आपको डोमेन और रीजन बता देता हूँ, ये दो डेफिनेशन। इसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी, तो ये दो एक्सरसाइज आपको रेडी करनी है नेक्स्ट कल वाले लेक्चर से पहले पहले, है ना। जितने डायग्राम्स है ये सब कुछ बना के देखिए अभी, क्योंकि ये हेल्पफुल रहते हैं, ये एग्ज़ाम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे इससे। अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स में डोमेन जो होता है ये ओपन कनेक्टेड सेट होता है। एक तो ओपन होना चाहिए और दूसरा कनेक्टेड होना चाहिए। ओपन कनेक्टेड सेट को कहते हैं डोमेन, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स में से डोमेन की। देन रीजन। तो रीजन क्या होता है, देखिए रीजन होता है जैसे आप क्या करिए, कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन विद नन, सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट। कोई भी आपने सेट लिया, ठीक है, जैसे सपोज ये हमने ऐसा सेट लिया ये, ठीक है, तो इस सेट को हम रीजन कहेंगे। ये सेट या तो पूरे बाउंड्री पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए, या फिर कोई भी बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ बाउंड्री पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम रीजन कहते हैं, ओके। अ रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ ऑल, सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। सो इसमें ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रीजन क्या होता है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसके बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ओके। एंड या फिर कुछ बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसको रीजन। डोमेन और रीजन में क्या फ़र्क है पता है क्या आपको, कि डोमेन में आप बाउंड्री पॉइंट्स नहीं ले सकते, ओके। क्योंकि डोमेन में अगर आप बाउंड्री पॉइंट्स लोगे तो फिर वो ओपन सेट नहीं बनेगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स आते से वो ओपन सेट नहीं बनता, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते सेट के, ठीक है। तो ओके, देन इसके बाद है बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी सेट को हम बाउंडेड कब कहेंगे, जब हम उसको किसी एक सर्कल के अंदर मर्ज कर सकते, सर्कल के अंदर लेके आ सकते। जैसे एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये सेट इसी सर्कल के अंदर आ गया, तो ये सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ज्योमेट्रिकल लोकाय होते हैं, लोकस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जैसे अगर मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड z माइनस z2। तो इसका मीनिंग है इट रिप्रेजेंट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट z1 z2। देखिए z1 z2 दो पॉइंट लीजिए आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और ये सेगमेंट, तो इन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, हुज डिस्टेंस फ्रॉम z1 and whose distance from z2 is same, okay।
सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कलेक्ट करने हैं जिनका Z1 और Z2 से डिस्टेंस कैसा सेम है। तो आप देखिए, अगर मैं Z1 Z2 दो पॉइंट ले रहा हूँ, सेगमेंट हमने बनाया, तो सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे तो उससे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही मिलना है ना। जैसे ये पॉइंट, ये डिस्टेंस सपोज सेम है, अब बना नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझिए। और फिर ये इस पॉइंट का इससे और इससे डिस्टेंस सेम होगा, इसका इससे और इससे डिस्टेंस सेम होगा, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ऐसे ही एक और सेट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z minus z1 mod of z minus z2 इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ रियल नंबर। तो ये इक्वेशन जो होती है ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स प्लेन में इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। इलिप्स आपने देखा होगा, इलिप्स की इक्वेशन जैसे एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ऐसी होती है, कैसे होती है, एक्स माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स होता है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, इसको इस साइड शिफ्ट करना राइट साइड में, फिर स्क्वायरिंग करके z को x प्लस आई वाई लेके ऐसे सॉल्व करके देखोगे तब ये इस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसके लोकस क्या होते हैं, जिसके फोकाई क्या होते हैं, Z1 Z2 होते हैं। जैसे इलिप्स होता है ना, जैसे मान लो ये ऐसे हमने एक इलिप्स बनाया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं फोकाई, जैसे ये S1 और ये S2 है ना। तो ये फोकाई एक्चुअल में क्या होते हैं पता है कि आपको, कि अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे इलिप्स पे, तो इन दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस होता है उनका सम जो होता है वो सभी पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 5 है, तो सम कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे ये पॉइंट लिया, तो इसका S1 और S2 से जो डिस्टेंस होगा उनका सम भी 7 ही रहेगा, सभी पॉइंट्स का सम अब 7 रहेगा ऐसे। ओके, तो ये फोकाई की प्रॉपर्टी होती है, मैंने प्रॉपर्टी बता दी, अदरवाइज आपको नहीं भी बताती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें आपको स्केच करना है ग्राफ्स, है ना, जैसे आप देख सकते हो नोट्स में, यहाँ पे एक्सरसाइज ये 1.1 है, ट्राई करिए आप। देन दिस इज एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, जो नहीं आता वो आप ग्रुप पे पूछिए, मुझसे पूछिए, है ना। सो हम डिस्कस करेंगे, है ना, डिस्कस से ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा हमने सुना था कहीं पे, सही है ना ये। सो ट्राई करिए, और आंसर भी इसमें गिवन है, आप चेक भी वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना, कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो। ओके, देन हम 1.3 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई हो आपको समझा होगा, कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपके फीडबैक मुझे देना क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, 2 मिनट